जो भी कुछ होगा उसे सहन करूँगी। और वैसे भी हमारे समझौते औरतों को करने ही पड़ते हैं। लड़की जिसका नाम सुमन था पहले गरीब घर की थी, फिर उसे बहुत सेंस करी और समझदार लगी। मुझे दिल ही दिल बहुत खुश हुआ। और अगर सुमन मेरी बहू बनती है तो मेरे घर में टिकी रहती है, यह तो मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात होगी। संस्कारी होने के साथ साथ वह बहुत ही खूबसूरत भी थी। और इस बार शादी मंदिर में सब ठीक था। हैरानी बात यह थी, रात गुजर चुकी थी, सुबह हो चुकी थी। सुबह होते मैंने कमरे का दरवाज़ा खटखटाया, लेकिन किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला। मैं बहुत परेशान थी, कोई दरवाज़ा नहीं खोल रहा था। थोड़ी देर बाद कमरे की दूसरी चाबी लेकर आई और मैंने दरवाज़ा खोला तो कमरे में अंदर का दृश्य देखकर मेरी चीख निकल गई। मेरी वो बेहोश पड़ी थी। अरविंद कमरे में कहीं भी नजर नहीं आया, शायद बाथरूम में था। मैंने जल्दी से डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने कहा कि वह सिरप ड्रॉल की वजह से बेहोश हुई है। उसके शरीर पर किसी तरह कोई चोट के निशान नहीं थे। अरविंद के चेहरे से भी चिंताजनक रही। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो परेशान हुई। इस सब हालतों से अच्छे से चेक कराने के बाद कुछ दवाइयाँ देकर डॉक्टर साहब से ले गए। डॉक्टर ने कहा कि सुमन को जल्दी ही होश आ जाएगा। अरविंद तैयार होकर अपने ऑफिस के लिए निकल गया। सुमन होश में आते हुए बाहर की तरफ भागी। वह कहते हुए मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे अपने घर जाना, अपने मम्मा के पास रहना। मैंने सुमन को हाथ पकड़ लिया। सुमन ऐसा नहीं कर सकती, मैंने तुम्हें सारी सच्चाई बताई है और तुम मान भी गई थी, फिर तुम अब ऐसा क्यों कर रही हो? लेकिन सुमन मेरी कुछ सुनने को तैयार नहीं थी। बोलते बोले आंटी मुझे माफ़ कर देना, मैं मजबूर हूँ, यहाँ नहीं रह सकते, आप बेफिक्र रहो, मैं अपने मम्मी पापा को कुछ नहीं बताऊँगी और कुछ हैंडल कर लूँगी। बस आप मुझे घर रहने को ना कहें। लेकिन सुमन मुझे बताओ कि तो सही आखिर ऐसा क्या हुआ था? सच जानना चाहती हूँ। सुमन अपने मुँह से वादा किया था तुम अरविंद की सजा मुझे बताओ। आंटी अरविंद के बारे में कुछ नहीं बता सकती। अगर मैंने अरविंद के बारे में बोला तो मुझे जान से मार देगा। मुझे अपनी जान की परवाह नहीं है, लेकिन अरविंद मेरे भाइयों को भी नहीं छोड़ेगा। प्लीज मुझे जानने दो। उसकी आंखों में विनती ऐसे करुण भाव के थे कि रोक न सकी। सुमन चलिए कि मैं इंतजार कर रही थी। अब कुछ देर में सुमन के बाबा को फोन आने वाला था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। शायद सुमन अपनी बातों तो कुछ नहीं बताना। अरविंद की तीनों पत्नियों ने दूसरे ही दिन ही तलाक मांग लिया था, लेकिन समझ नहीं आ रहा था, कुछ भी नहीं था। उसका मतलब सुमन अभी मेरे बेटे की पत्नी थी। मैंने सोचा अरविंद को चेकअप करा कर ही रहूँगी मैं अपने हॉस्टल में। वास मेरे अरविंद ऐसा कभी नहीं करने देगा। इसलिए एक दिन मैंने अरविंद को खाने में नींद की दवाई मिला दी और अरविंद की गहरी नींद जाती मैंने डॉक्टर को फ़ोन कर। डॉक्टर ने अरविंद को कुछ सैंपल दिया और बोल कर जैसे रिपोर्ट आती मैं आपको बता दूँ। डॉक्टर चला गया और फिर बेसब्री से अरविंद की रिपोर्ट का इंतजार करने लगे। अगले दिन डॉक्टर का फोन आया। उससे कहा कि अरविंद एकदम नॉर्मल है, उसकी सारी रिपोर्ट नॉर्मल है। वह सुनकर मेरे आश्चर्य को सीमा नहीं रही। अगर अरविंद नॉर्मल तो शादी की पहली रात उसकी पत्नी क्यों भागी थी? सोच सोच कर मेरा दिमाग फटने लगा। कुछ सोच कर सुमन के पास गई। सुमन के माता पिता मेरी बहुत इज्जत की, शायद उन्होंने सच्चाई का पता नहीं था। लगता कि मैं उनकी बेटी को घर ले जाने के लिए आई हूँ। मुझे देखते सुमन डर गई। उन लोगों के साथ ज़्यादा नहीं बैठी और अंदर कमरे में से मैंने सुमन के पीछे पीछे कमरे में गई और मुझे देखती सुमन बोली आंटी जी मैं अपने आप पहले कहा था मैं आप इधर नहीं रह सकती, आप मुझे लेने क्यों आई हो? मैंने सुमन बहुत ही प्यार अपने पास बिठाया और उसके साथ दौड़ते कहा। बोली सुमन मेरी उम्मीद आखिर किरण अब तुम ही हो, तुम मुझे बता सकती हो क्या कि मेरी बेटी में क्या कमी? एक मजबूर माँ तुमसे हाथ जोड़कर विनती करे, प्लीज़ मना मत करना। मेरी आंखों में आंसू आकर मैं जुड़े हाथ लेकर सुमन ने मेरे हाथों को थाम लिया और बोली आंटी जी मैं मजबूर हूँ, प्लीज आप मेरे सामने हाथ मत जोड़ना। जब सुमन किसी तरह सच्चाई बताने के लिए राजी नहीं हुई, फिर मैंने सुमन से कहा ठीक है तुम अपने मुँह से कुछ मत बताओ, मैं अपने आप को देख लूँगी, तुम मेरी मदद कर सकती हो। आज रात मेरे बेटे कमरे में फिर एक रुक जाओ, मेरी सारी सच्चाई अपनी आंखों से देख लूँगी। पहले तो सुमन डर रही, लेकिन तुम समझाने पर तुम्हारे साथ रहूँगी, कुछ नहीं होगा, मान गई। सुमन अपने कमरे में आई समय के माता पिता ने बहुत ही खुशी से अपनी बेटी को विदा किया और एक बार फिर से सुमन दुल्हन बनकर मेरे अरविंद के कमरे में बैठा दिया। अरविंद को पहले ही फ़ोन कर दिया था सुमन घर आ गई है, तुम भी ऑफिस से जल्दी आ जाना, मैं घर पर ही नहीं मिलूँगी, तुम्हारी मौसी की तबीयत खराब, वहाँ जा रही हूँ और रात भर वहीं रहूँगी।
मेरी बात सुनकर अरविंद ने सिर्फ में जवाब दिया और फोन काट दिया। अरविंद के कमरे में छुप कर बैठकर मुझे कुछ अपनी आंखों से देखना चाहती थी। कुछ देर बाद दरवाजा खुला, अंदर कमरे में अरविंद दाखिल हुआ और उसने सॉरी सुमन बैठी थी। सुमन पर डाले और बिना कुछ कई बाथरूम में घुस गया। सुमन डरी हुई समय से बैठी जैसे उठ कर भाग जाएगी। मैं सांस रोक आने वाले सिचुएशन के लिए खुद को तैयार कर रही थी, तभी अचानक बाथरूम में किसी औरत की चीखने की आवाज़ आने लगी। आवाज़ सुनते ही सुमन बेड पर उतर कर नीचे खड़ी हो गई और ड्रेस से थर काँप रही धक्का पक्का सी खड़ी थी। अंदर से अरविंद का फिर औरत आवाज़ कर अरविंद बाहर निकला और अरविंद को देखते ही मैं बेहोश हो गई। होते हुए अपना हुलिया एकदम बदल दिया था। उसने औरत जैसे कपड़े पहन रखे थे और बहुत ही बेहुदा यूँ कहीं बहुत सा डरावना सा मेकअप कर रखा था। आंखों में जैसे नाखून खून उतरा हुआ था। आवाज़ भी लड़की की तरह निकल रहा था। तुमसे मना किया था ना, मेरी ज़िंदगी में दोबारा मत आना। तुमने मेरी बात नहीं मानी, अब तुमसे अपनी मौत की जिम्मेदार तुम खुद होगी। बहुत ही भयानक हंसी हंसता हुआ अरविंद सुमन की तरफ बढ़ा और सुमन चीख मारती मेरे पास आ गई। मैं बाहर आ गई और अरविंद को रोकने की कोशिश करी। अरविंद क्या हुआ तुम्हें? होश में तो अरविंद ने मुझे जोर से धक्का दिया। कौन अरविंद? मैं परिमिला नाम है मेरा। मौका देकर सुमन कमरे से भाग गई। इससे पहले अरविंद फिर से मेरे पास आता, मैं कमरे से बाहर निकली और कमरे के बाहर से बंद कर दिया। अरविंद की भयानक हंसी मुझे बाहर तक सुनाई दे रही थी। मैं ड्रेस में सुमन को अपने सीने से लगा कर लिया। हालांकि मैं खुद बहुत ज़्यादा सख्ते में थी, डरी हुई थी। आंटी जी मुझे नहीं मरना, अरविंद मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। उसने कहा था अगर मैंने किसी को कुछ बताया तो मुझे मार डालेगा। साथ में भाइयों को भी कुछ और मेरे भाइयों को बचा लो। आंटी जी कुछ नहीं होगा। सुमन शांत हो जाओ, सब कुछ संभालूंगी। दिमाग नहीं है, थोड़ा काम करना शुरू किया। सबसे पहले ख्याल मेरे दिमाग में यह है कि शायद अरविंद वो किसी का भूत का साया है। सुमन को अपने रूम में सुलाया। सुबह उठते ही सबसे पहले मैं फैमिली डॉक्टर को फोन किया। 8 बजे हमारे घर आया, सारे हालात से अवगत कराया। साथ ही मैं डॉक्टर से कहा कि मुझे लगता है अरविंद पर किसी भूत का साया है। मेरी बात सुनकर डॉक्टर ने कहा मुझे नहीं लगता कि किसी भूत का साया, मुझे तो अरविंद एक दिमाग के मरीज लगता है। उसको पागलपन के दौरे पड़ते हैं। ऐसे मरीज किसी मूवी या किसी कहानी में डूब जाते हैं और उसी करेक्टर के में खुद ही को उतार लेते हैं। तो लेकिन आप टेंशन ना ले, इस मर्ज का इलाज अपने के प्यार से कुछ और दवाइयों के जरिए मरीज ठीक हो जाता है। थोड़ा टाइम लगता है बट मरीज बिल्कुल पूरी तरह ठीक हो जाता है। नई दुल्हन को देखकर अरविंद पूरा पागलपन की दौरी पड़ती है और यह दौरी अरविंद को क्या पड़ती है, उसका सुराग उसी कमरे से मिलेगा। एक बार सुराग हाथ लग जाए तो उसका इलाज अच्छे से कर सकें। डॉक्टर ने मुझे तसल्ली दी। चला गया। नाश्ता करते हुए सुमन बोली मुझे लगता है मुझे घर चले जाना चाहिए। सुमन के सर पर प्यार से हाथ फेरते हुए बोली सुमन बेटा, सबसे पहले तो मुझे आंटी कहना बंद करो, मुझे मम्मी जी कहा करो। दूसरी बात, अब यही तुम्हारा घर है, यहाँ इतना सब कुछ अपनी आंखों से देखने के बाद भी आप कह सकते। सुमन ने हैरानी से पूछा मैंने तुमसे कहा? डॉक्टर ने मेरी बात सुनी। अरविंद बिल्कुल ठीक हो जाएगा, बस थोड़ी सी प्यार और थोड़ी सी देखभाल की जरूरत, हम दोनों मिलकर उसे देंगे। मेरा यकीन करो अरविंद बहुत अच्छा लड़का, तुम्हें बहुत ही प्यार से रखेगा। मैं बहुत देर तक समझाने पर अपने माँ बाप के हालात को देखते सुमन राजी हो गई। मैं बहुत ही प्यार से सुमन से कहा सुमन बेटा अब एक बार मुझे मम्मी जी को, और सुमन ने मुस्कुराते हुए मम्मी जी कहा था। ये सुनकर मेरे दिल में ठंडक उतर गई। मुझे उम्मीद थी कि किरण नजर आई और मेरा बेटा ठीक हो जाए। दरवाज़ा ठीक उसके 10 बजे करीब दरवाजे पर आवाज़ आई। मैंने कहा हाथों में दरवाज़ा खोला तो सुमन को मैंने अपने कमरे में भेज दिया। अरविंद एकदम तरोताज़ा तैयार खड़ा था। मुझे देखते नाराज़गी से बोला क्या मम्मी जी, मेरा दरवाज़ा बाहर से बंद किया किसने कर दिया? मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा। मनु से एकदम नॉर्मल ही बात हुई, पता नहीं था। बेटा कैसे बंद होगा? चलो तुम्हें नाश्ता कर लो। मैंने उस पर कुछ ही जाहिर नहीं किया। उन्हें दिया। अरविंद ने नाश्ता किया और ऑफिस के लिए निकल गया। अरविंद के ऑफिस से निकलते सबसे पहले अरविंद के कमरे में उसकी तलाशी ली। मुझे ज़्यादा नहीं मेहनत नहीं करनी पड़ी। सामने बेड पर मुझे कुछ किताबें दिखी। सुमन भी मेरे पास आ चुकी थी। सारी किताबें सेम थी। सब किताब में एक ही उपन्यास थी, जैसे कोई परमीला नाम की लड़की थी। शादी की रात उसके पति ने उसके कमरे में धक्के देकर बाहर निकाल दिया और अगले दिन दूसरी दुल्हन ले आया। दुल्हन परमीला धीरे धीरे दिमाग की मरीज बन गई।
दुल्हन को देखते देखते उसकी दूरी पड़ने लगी। अब तो इसी शादी में दुल्हन को देखते ही उसे मरने के लिए भागती। परमिला के ससुरालों ने उसे पागल घोषित कर दिया और उसके साथ मायके भेज दिया। दुल्हन देखकर परमिला पागलपन कम नहीं हुआ करता। परमिला ने कैरेक्टर में अरविंद को खुद उतार लिया और मैंने डॉक्टर को फ़ोन करके सारी बातें बताई। डॉक्टर ने कहा आप लोग बिल्कुल भी न घबराएं, कुछ दवाइयाँ दूंगा और उस उपन्यास अरविंद पढ़ता है सारी किताबें आप रूम से बाहर निकाल दें। धीरे धीरे अरविंद को समझाना पड़ेगा, उसे परमिला के कैरेक्टर से निकालना पड़ेगा। धीरे धीरे डॉक्टर की दवाइयों से और सुमन और मेरी मेहनत से अरविंद ठीक हो गया। सुमन अरविंद के सामने सिंपल सी रहती थी, कोई भी बनाव श्रृंगार नहीं करती। अरविंद के व्यवहार में बहुत बदलाव आने लगा। उसकी आंखों में सुमन के लिए प्यार देखा था। कहीं भी जाता अरविंद की निगाहें उसका पीछा करती। अरविंद का इलाज चले आज 3 महीने हो चुके थे। सुमन ने तो लगन से मेरा साथ दिया और उसमें कोयल हो गई। बहुत ही अच्छे कर्म किए थे जो मुझे सुमन जैसी बहू मिली। सुमन अब मेरे साथ मेरे कमरे में सोती, लेकिन आज सोच लिया सब कुछ फाइनल हो जाना। मुझे पूरा विश्वास था अरविंद बिल्कुल ठीक हो चुका। मैंने सुमन से कहा सुमन आज तुम्हें आखिरी कदम और उठाना पड़ेगा, इससे तुम्हारी ज़िंदगी या खुशियाँ होगी। सुमन ना समझी से मेरी तरह देखने लगी और मैंने सुना तुम दुल्हन बनकर अरविंद के कमरे में बैठना। मेरी बात सुनकर सुमन डर गई, लेकिन फिर जल्दी ही समझ गया शायद यही यकीन था। अरविंद सब अब ठीक हो चुका था। अरविंद की प्यार भरी नज़रों से समझ चुकी थी। सुमन ने तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं, तुम्हें दरवाज़ा खुला रखना है। दरवाजे की बाहर खड़ी रहूँगी अब जब तक तुम्हें दोनों के बीच सब कुछ ठीक नहीं हो जाता। मैं तुम्हें कुछ गलत नहीं ये फौरन बाहर भाग जाना। रात को अरविंद के आने से पहले ही मैंने सुमन को दुल्हन की तरह सजाया। अरविंद बेड को भी बहुत खूबसूरती से सजाया। मैंने अरविंद को आने का टाइम हो गया था। मैंने सुमन को सजाए बेड पर खाना खाते अरविंद को निगाहें इधर उधर कुछ ढूंढ रही थी। मैं समझ गई अरविंद जिसे ढूंढ रहा, लेकिन मैं अनजान बनी। कुछ देर अरविंद को खुद ही बोलना मम्मी सुमन कहीं दिखाई नहीं दे रही, कहाँ गई। मेरे बोलने से पहले श्रुति पर बड़ी भैया भाभी तो आपकी इससे पहले श्रुति अपनी बात पूरी करती मैंने उसे चुप करा दिया। मैंने मुस्कुराते कहा अरविंद तो पहले खाना खत्म करो, उसके बाद तक अपने कमरे में जाओ, तुम्हें सवाल का जवाब मिल जाएगा। खाना खाने के बाद भी घर में चला गया। मेरा दिल जोर से धड़क रहा था, पता नहीं अब क्या होने वाला है। भगवान सब कुछ ठीक होगा। मैंने अरविंद को पीछे पीछे चली और अपने गेट पर ही रुक गई। अंदर कान लगाकर सुनने की कोशिश करी। अंदर से सब कुछ ठीक था। खड़े खड़े कुछ काफ़ी देर, लेकिन अभी तक अंदर शांति थी। और कुछ देर में उस योगी ने अरविंद सरगोशियाँ सुनाई देने लगी और प्यार में डूबी खरगोशियाँ मुस्कुरा दी और अंदर तक सुकून भर गया। मन ही मन भगवान को धन्यवाद दिया और अपने कमरे में आता हुआ सुकून से लेट गई। सुबह मेरी आंखें खुली, जल्दी जल्दी उठी किचन की तरफ भागी। सुमन किचन में पहले से मौजूद थी। पहले मुझे देखकर सुमन के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और सुमन झुकी नजरों से मिली। मुस्कुराहट से मैं पहचान गई सब कुछ ठीक है। मैंने प्यार से सुमन माथे चुप देखा। सुमन बेटा तुम इतनी सुबह किचन में क्या करे। तो सुमन थोड़ा सा माथे वाली मम्मी जी अरविंद को कॉफी चाहिए थी, वही बनवा रही। सुमन को कॉफी बनाना छोड़कर अब बाहर हॉल में कुछ समय पर बैठ कर अपने आँखें बंद कर ली। आज मेरे अरविंद और सुमन के जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ। भगवान मेरे परिवार को किसी की नजर ना लगी।